हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यूपीएससी के द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी में रैंक 53 के साथ सेलेक्ट हुए कैंडिडेट की मेंस टेस्ट कॉपी को मैं डिस्कस करूंगा। यह जो टेस्ट कॉपी है वह विजन आईएएस के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, मेंस टेस्ट उसी का हिस्सा है। इसके अंतर्गत यह जो वीडियो डिस्कस करने का मेरा मुख्य पर्पस है कि आप लोगों के साथ कई सारे मुद्दों पर सूक्ष्म अवलोकन कर सकूं, ताकि जब आप बीपीएससी के मेंस का जब आप आंसर लिखें तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखकर बेहतर अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। स्पेशली जो बीपीएससी में जो शॉर्ट नोट्स का सेक्शन है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी में जो शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं वह या तो 8 नंबर के पूछे जाते हैं या फिर 7 नंबर के शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। और यूपीएससी में भी जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है, जो 150 शब्दों में जिसका आंसर लिखना होता है वह 10 अंक के वहां पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन शॉर्ट नोट्स में कैसे सारी चीजों को समाहित किया जाए और कौन कौन सी चीजों को हाईलाइट किया जाए, कैसे आप अच्छा अंक को गेन कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने में सहूलियत होगी। जैसे एक दो प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। स्पेशली यह जो कॉपी है वह यूपीएससी सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 3 की कॉपी है। और जीएस पेपर 3 का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जीएस पेपर 3 में यूपीएससी का मैं बात कर रहा हूं। यूपीएससी का जीएस पेपर 3 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें, ये सारे जो है वह जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक दो प्रश्नों के माध्यम से यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं? इन आयामों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण करिए। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। पहला सेक्शन है कि खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं, खाद्य सुरक्षा के डिफरेंट डायमेंशन को आपको बताना है। इसके मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की अभी स्थिति क्या है और भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत सरकार क्या रणनीति अपने लिए रख रखी है, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, यहां पर खाद्य सुरक्षा का डिफिनीशन नहीं पूछा गया, लेकिन हमने पहले भी आप लोगों को वीडियो में डिस्कस करते हुए बताया था कि अगर कोई टॉपिक आता है और उसका डिफिनीशन आपको जानकारी हो तो इंट्रोडक्शन में आप उसका डिफिनीशन लिखेंगे। और यहां पर भी देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन में डिफिनीशन लिखा है। जो हमारा पेड आंसर राइटिंग बैच है उसमें कई बार हमने गूगल मीट के जरिए जब हमारा सेशन होता है तो हर बार हमने बताया है कि इंट्रोडक्शन में आपको डिफिनीशन लिखना है, या फिर पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो सब आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक ये सब का आंसर लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन में आप डिफिनीशन या फिर करंट अपडेटेड कुछ वैसा न्यूज हाइलाइटर रिपोर्ट वगैरह आए तो उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न था खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं। तो खाद्य सुरक्षा के बारे में यहां पर इन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा है, प्रत्येक नागरिक को वित्तीय स्थिति के निरपेक्ष भोजन का बिना बाधा के उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा कहलाता है। यानी कि खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है प्रत्येक नागरिक को बिना किसी बाधा के भोजन का उपलब्ध कराना। अगर आप SDG 2 देखेंगे जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, उसके तहत आप देखेंगे कि भूखमरी की समाप्ति की चर्चा की गई है। वर्ष 2030 तक भूखमरी को समाप्त कर दिया जाएगा। और भूखमरी समाप्त तभी हो पाएगा जब सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा मिल पाएगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा का डिफिनीशन यहां पर हो गया। और संक्षिप्त एक सेंटेंस में यहां पर इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, जो कि शॉर्ट नोट्स 10 अंक के प्रश्न है, 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, तो एक सेंटेंस से ज्यादा आप इंट्रोडक्शन लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रश्न का पहला डायमेंशन, खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं। तो अब खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम को बताना है। देखिए शॉर्ट नोट्स में आप कोशिश करें कि चूंकि कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को वहां पर अभिव्यक्त करना होता है, तो ऐसी स्थिति में डायग्राम, चार्ट आदि का आप लोग भरपूर प्रयास करें। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा प्रश्न आए जिसमें आप डायग्राम यूज ना कर पाए तो वो अलग बात है। जैसे खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम है, तो खाद्य सुरक्षा के कई सारे आयाम हो सकते हैं। ग्रामीण खाद्य सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के
के लिए शहरी खाद्य सुरक्षा, ठीक है, बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराना, पोषण आधारित खाद्य सुरक्षा, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, यानी कि विभिन्न वर्गों के लिए जो खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाएगा वे खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम होंगे। ठीक है, अब इस स्थिति के मद्देनजर मतलब कि खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयामों के मद्देनजर बताना है कि भारत की स्थिति क्या है खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत देखेंगे खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, आप सभी जानते हैं कि पीडीएस वगैरह जो है वह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो एफसीआई बफर स्टॉक करीब 30 से 32 मिलियन मीट्रिक टन यहां पर बफर स्टॉक के रूप में एफसीआई के माध्यम से जमा की जाती है। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार प्रति वर्ष करीब 20 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न बफर स्टॉक से बाहर रह जाता है। भारत की स्थिति को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बफर स्टॉक में कितना खाद्यान्न संग्रह किया जाता है और उसके जरिए लोगों तक प्रोवाइड कराया जाएगा, तभी तो खाद्य सुरक्षा मिल पाएगी ना। तो खाद्य सुरक्षा की भारत में ये स्थिति है और यहाँ पर इन्होंने उपभोक्ता मंत्रालय की डेटा को डाला है। ठीक है, देखिए कई सारी चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। एक तो यहाँ पर जो इन्होंने हाईलाइट किया है, देखिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को किस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार से घेरा में लिखा है ताकि वह हाईलाइट हो सके। इसके अलावा अन्य पॉइंट को भी इन्होंने अंडरलाइन किया है। हमने कई बार बताया है, या फिर जो पेड बैच है उसमें अमूमन जो हमारा मॉडल आंसर दिया जाता है उसमें इसी तरह का यूज किया जाता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन या फिर उसको आप घेरा में सर्किल में कर दे, घेरा में कर दे। ठीक है, आप लोग इन चीजों को ध्यान दे, जो लिखा हुआ है इसको कॉपी मत करें, कोई बेनिफिट नहीं है। लिखने का तरीका आप लोगों को सीखना है और किस प्रकार से बेहतर अंक कम लिखने के बाद भी प्राप्त किया जाता है, इसे आपको सुनिश्चित करना है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट आप करें या फिर उसे आप अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने पर वहां पर एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित होता है और वे चीजें हाईलाइट हो पाती है एग्जामिनर के मस्तिष्क में भी। ठीक है, इसके बाद स्थिति लाभप्रद के रूप में, यानी कि खाद्य सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इसके तहत आप देखेंगे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत तो 66% आबादी को इसके तहत कवर किया जा रहा है, 75% ग्रामीण आबादी को और 50% शहरी आबादी को इसके तहत कवर किया जा रहा है। और गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आप देखेंगे तो 80 करोड़ परिवारों को प्रोवाइड किया जा रहा है इसके तहत अनाज। ठीक है, तो ये खाद्य सुरक्षा की स्थिति को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही है। इसके अलावा इससे मोटा अनाज को भी शामिल किया गया है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण चुनौतियां इन्होंने बता दी और देखिए किस प्रकार से इन्होंने चीजों को हाईलाइट किया है। इस प्रकार से यहाँ पे सारे पॉइंट को इन्होंने लिखकर ऐसे हाईलाइट किया। आप डायरेक्ट पॉइंट पे भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप नन टेक्स्ट का यूज करते हैं पेज में, टेक्स्ट का मतलब हो गया भाषा के रूप में लिखना, और नन टेक्स्ट का अगर आप यूज करते हैं, कोई डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया या फिर लिखने का कोई अलग तरीका होगा, तो इससे थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़िया जाता है। ठीक है, और देखिए डेटा का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया। जब खाद्य सुरक्षा की चर्चा करेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसकी चर्चा आप कैसे नहीं करेंगे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत बड़ी चुनौती है कि उसमें अभी भी हम बहुत पिछड़े 107वें रैंक पर हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण चुनौतियां इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। देखिए बफर जो जहाँ पे खाद्य संग्रह किए जाते हैं, खाद्य सुरक्षा के लिए जो स्टॉक बनाया जाता है खाद्य संग्रह के लिए, वहाँ पर खाद्यान्न का सड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। और ये भी आप जानते होंगे कि प्रॉपर वे में अभी तक भंडारण की सुविधा भी भारत में डेवलप नहीं हो पाई है कि जो एफसीआई के माध्यम से जो स्टॉक परचेज किए जाते हैं उसको भंडारित किया जा सके, या भी अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है। यानी कि इस दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है और इसी का कारण है कि वहां पर, और एक और है कि अगर आ भी जाती है तो वह सप्लाई नहीं हो पाती है, जरूरतमंद लोगों तक वह पहुंच नहीं पाती है। परिणाम इसका क्या होता है कि वहां जो खाद्यान्न रखा जाता है वह सड़ गलकर बर्बाद हो जाता है। तो ये सारी यहां पर चुनौतियां हैं। देखिए OECD रिपोर्ट के अनुसार करीब 20% भोजन जो है वह भारत में व्यर्थ होता है। तो समझिए कि भयावह स्थिति को दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा निस्संदेह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पेज के अंतर्गत
शॉर्ट नोट्स इससे ज़्यादा आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा। बीपीएससी में भी आप देखते हैं तो इसी प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे, ऊपर प्रश्न लिखा हुआ होगा और फिर नीचे आपको आंसर लिखना होगा। 2 पेज वहां पे भी इतना ही स्पेस मिलता है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से वहां पे आप समय का और कंटेंट वगैरह का यूज करेंगे। आइए दूसरे प्रश्न को मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए एक और गौर करने वाली बात क्या है कि इन्होंने आंसर लिखने से पहले प्रश्न को ही पढ़कर किस प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट किया है। इससे आप यह स्पष्ट हो लें कि हमें कैसे कीवर्ड को छांटना है और उसी कीवर्ड के आधार पर मेंस में आपको आंसर को लिखना होगा। ठीक है, ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियां यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कई सारी हैं, लेकिन उनमें से फोकस किया गया है ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी। ठीक है, कृषि को अधिक कुशल और संधारणीय क्षेत्र में बदलने की अपार क्षमता वाले शक्तिशाली साधन है। भारत के संदर्भ में चर्चा करें, यानी कि भारत के संदर्भ में चर्चा करते हुए आपको बताना है कि ब्लॉकचेन और जो चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी है वह किस प्रकार से एग्रीकल्चर को और अधिक कुशल बना सकते हैं और अधिक संधारणीय क्षेत्र बना सकते हैं। इस पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, तो यहां पर ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी की चर्चा है, तो एक सेंटेंस में इन दोनों को आप टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए डिफाइन करेंगे। यहां पर इन्होंने कितना बेहतर तरीके से लिखा है, देखिए ब्लॉकचेन लेजर वितरण प्रणाली पर तथा चैट जीपीटी एआई मॉडल पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक है। प्रश्न में भी कहा गया है कि ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी जो है वह आधुनिक प्रौद्योगिकी है, लेकिन इन्होंने उसे डिफाइन कर दिया कि ब्लॉकचेन जो है वह लेजर वितरण प्रणाली पर आधारित है और जो चैट जीपीटी है वह एआई मॉडल आधारित मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब आइए कि किस प्रकार से इन दोनों का यूज किया जा सकता है भारत में और भारतीय एग्रीकल्चर को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है। फिर से यहां पर मैं कहूंगा कि देखिए किस प्रकार से इन्होंने इसे हाईलाइट कर दिया, कृषि में ब्लॉकचेन का योगदान, ताकि चीजें हाईलाइट हो सके। अब ब्लॉकचेन के अंतर्गत भी तो कई सारी यूज आएगा, तो उसका अंतर्गत फिर से इन्होंने यहां पर अंडरलाइन किया है। ठीक है, जैसे कृषि के क्षेत्र में अगर आप ब्लॉकचेन का यूज देखें तो मौसम सूचना पूर्वानुमान प्रणाली का मजबूत होना, ठीक है, ऋण वितरण प्रणाली, इनपुट कॉस्ट को कम करना, ग्रिड नहर व बांध प्रणाली की सुरक्षा, अंतर्राज्यीय सूचना प्रसारण, इसके तहत कृषि का विकास, संधारणीयता व समावेशिता में वृद्धि। 5 पॉइंट इन्होंने लिखा है। आप लोग ध्यान देंगे, हमने कई बार शॉर्ट नोट्स जो पेड हमारा बैच है स्पेशली, वहां पर हर किसी को हमने बताया कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स पे पॉइंट लिखना हो तो मिनिमम 5 पॉइंट आप जरूर लिखें। अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि उदारीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करें, तो सकारात्मक प्रभाव में आप 5 पॉइंट लिखिए और नकारात्मक पॉइंट में आप 5 पॉइंट लिखिए। मिनिमम आप कोशिश करें कि 5 पॉइंट आप आंसर में लिख सकें। ठीक है, अब वो तो ब्लॉकचेन का था। अब आइए चैट जीपीटी का योगदान। तो चैट जीपीटी का योगदान अगर आप देखेंगे तो कई सारे, जैसे किसानों के बीच की जानकारी देने में इसका यूज किया जा सकता है, मौसम तथा फसल के बीच बेहतर संबंध, ठीक है, विपणन सहायता, उर्वरक की मात्रा व आवश्यकता का संधारण, बाजार में मूल्य का पता लगाना, इन सभी के लिए चैट जीपीटी का बेहतर तरीके से प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में प्रश्न का उत्तर देना भी महत्वपूर्ण है। इससे किसान को क्षेत्रीय विशिष्ट फसल उत्पादन, भंडारण, वितरण तथा विपणन में बाजार आधारित जानकारी प्राप्त होगी। फलस्वरूप कुशलता व संधारणीयता भी मजबूत होगी। देखिए लास्ट सेंटेंस जो है वह प्रश्न से जाकर जुड़ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा था कि ब्लॉकचेन और जो चैट जीपीटी है वह इंडियन एग्रीकल्चर को किस प्रकार से अधिक कुशल और संधारणीय क्षेत्र बना सकता है। तो इन्होंने दोनों का यूज बता दिया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। और देखिए इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, आप लोग एक बात को ध्यान देंगे, इन्होंने डिफाइन नहीं किया, सिर्फ बिंदु को बता दिया है कि किसानों के बीच की जानकारी चैट जीपीटी के माध्यम से मिल सकती है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने बिंदु को बता दिया है। चूंकि शॉर्ट नोट्स है वहां पे आपके पास समय की कमी होती है। बीपीएससी का अगर आप देखेंगे शॉर्ट नोट्स में तो क्या आपके पास समय मिलता है, आप लोग परिचित होंगे, सिर्फ 4 मिनट में आपको एक शॉर्ट नोट्स लिख देना है। अगर आप 4 मिनट से अतिरिक्त समय देते हैं तो ज्यादा संभावना है कि आपको अन्य प्रश्नों के उत्तर से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 4 मिनट के समय में इतना आपको लिख देना है
तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स में आपको पॉइंट ही लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको लगे कि समय थोड़ा बच रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी दोनों का था, अगर केवल चैट जीपीटी पूछ लेता तो एक एक सेंटेंस में पॉइंट लिखने के साथ आप उसे डिफाइन कर सकते थे, क्योंकि आपके पास उस समय स्पेस भी हो जाता और उस समय आपके पास टाइम भी होता। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देखिए, एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि जब शॉर्ट नोट्स लिखना हो तो इंट्रोडक्शन तो लिखा हर कोई लिखते हैं, लेकिन निष्कर्ष जो होता है मोस्टली नहीं लिखते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, इन्होंने निष्कर्ष को भी ऐड किया। हमने हर बार बताया है कि अच्छा आंसर लिखने का जो मेन फॉर्मेट होता है वह मेन फॉर्मेट ही है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इन तीनों के बिना आंसर हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से मानव जो है वह विभिन्न अंगों के मिलने से एक मानव का शरीर का निर्माण होता है, कोई एक अंग अगर नहीं हो तो मानव शरीर पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से आंसर जो है वह इन तीनों सेक्शन को मिलाकर एक बेहतर आंसर बनता है। अगर कोई एक सेक्शन को आप हटा देंगे तो आपका आंसर परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप इंट्रोडक्शन को भी लिखें, हाँ शॉर्ट नोट्स है तो आप एक सेंटेंस का इंट्रोडक्शन लिखें, कंक्लूजन भी आप 1 से 2 सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। मेन बॉडी में पॉइंट वाइज आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको वहां पर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हमने यहां पर डिस्कस कर दिया। देखिए किस प्रकार से प्रश्न, देखिए यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बी डॉलरीकरण की प्रवृत्ति में हालिया तेजी के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? बी डॉलरीकरण का मतलब होता है इकोनॉमी में डॉलर के प्रभाव को कम करके अन्य जो करेंसी है उसके प्रभाव को बढ़ाना। ठीक है, डॉलर के वर्चस्व को कम करना वी डॉलरीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बी डॉलरीकरण की प्रवृत्ति में हालिया तेजी के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, यानी कि डॉलर के वर्चस्व में कमी आ रही है, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? क्या आपको लगता है कि डॉलर का प्रभाव जल्द ही समाप्त हो जाएगा? इस पर आपको टिप्पणी करना है। आप जानते हैं, अगर आपने थोड़ा प्रीवियस आपके पास करंट की नॉलेज होगी तो भारत सरकार के द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत भी आप देखेंगे कि भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य जो था वह रुपये को मजबूत करना था, रुपये में ट्रेड को बढ़ावा देना था। और अगर रुपये में ट्रेड को बढ़ावा देगी तो स्वाभाविक है, अभी क्या होता है विश्व व्यापार जो है वह डॉलर पर आधारित है और मोस्टली वैश्विक व्यापार जो है वह डॉलर में की जाती है। और अगर इस प्रकार से दूसरे करेंसी को बढ़ावा मिलता है, डॉलर के वर्चस्व को कम मिलता है, तो अब बी डॉलरीकरण के नाम से जाना जाएगा। कई सारे ऐसे देश हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर का स्थान हमारे देश की मुद्रा ले सके, वही बी डॉलरीकरण के नाम से जाना जाएगा। वही बताना है आपको कि कौन कौन से कारक उसके लिए उत्तरदायी हैं और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द डॉलर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आइए इन्होंने क्या लिखा है। चूंकि बी डॉलरीकरण यहां पर वर्ड है तो स्वाभाविक सी बात है, हमने कई सारे वीडियो में अभी भी बताया हमने कि इंट्रोडक्शन में आप उसे डिफाइन करेंगे। बी डॉलरीकरण, देखिए यहां पे इन्होंने बी डॉलरीकरण लिखकर हाईलाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेन जो है शब्द इस पूरे आंसर का वो बी डॉलरीकरण के इर्द गिर्द घूम रहा है। बी डॉलरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक भुगतान में डॉलर की जगह अन्य करेंसी का उपयोग होता है। अभी हमने बताया, वो उन्होंने यहां पर एक सेंटेंस में इंट्रोडक्शन लिख दिया, समाप्त। अब आइए, जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने बताया भारत के द्वारा रूस से क्रूड रूसी करेंसी में खरीदना, न कि डॉलर में। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध जब छिड़ गया था तो रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती थी तेल संकट को लेकर भारत के समक्ष ऊर्जा संकट उत्पन्न होने वाला था। ऐसी स्थिति में भारत और रूस के मध्य समझौता हुआ और एक बहुत अच्छा समझौता हुआ जिसमें डॉलर के बजाय क्रूड जो है वह रूसी करेंसी में खरीदने पर सहमति बनी थी। ठीक है, अब बी डॉलरीकरण के उत्तरदायी कारक क्या है? डॉलर का मजबूतीकरण, कोविड के पश्चात यूरो का 10% गिरना, ठीक है, बढ़ता संरक्षणवाद, नए वैकल्पिक मार्गों की खोज, इन्होंने जो भी कारण है वो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इन्होंने अपना लिखा है कि वहाँ पर पूछा गया था कि क्या आने वाले समय में डॉलर समाप्त हो जाएगा, तो इस पर इन्होंने चर्चा किया और इन्होंने लिखा, देखिए समाप्त हो जाएगा प्रश्न था, लेकिन इन्होंने लिखा आंसर कि निकट भविष्य में भी डॉलर का वर्चस्व बना रहेगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी जैसी नई करेंसी के आने की संभावना बनी रहेगी। यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि क्या डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, एक तरह से आंसर में इन्होंने लिखा कि नहीं, आने वाले निकट समय में भी डॉलर का वर्चस्व बना रहेगा। कई सारे इसके कारक हैं डॉलर का वर्चस्व बने रहने के। ठीक है, तो इस पर इन्होंने चर्चा किया है। तो इस तरह से कई सारी ऐसे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करना
उचित भी नहीं होगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। जो हमारा वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वह आपको यह बताना था कि आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स का आंसर किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स में आपको चीज़ों को हाईलाइट करना है और चीज़ों को महत्व देते हुए आपका आंसर लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का यह जो वीडियो है वह बीपीएससी की मुख्य परीक्षा स्पेशली आंसर राइटिंग सेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी और आप लोग इसके जरिए शॉर्ट नोट्स में भी बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और कई सारी चीजों को आप लोग सीखे होंगे यहां पर कि शॉर्ट नोट्स में किस प्रकार से चीजों को हाईलाइट करते हुए कम समय में अधिक से अधिक शब्दों को आपको लिखना है। उसके लिए आप चार्ट का यूज करें, डायग्राम का यूज करें, ग्राफ का यूज करें, केवल पॉइंट को लिखें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो पाए समय के अनुसार उन सारी गतिविधियों को आपको करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो कॉपी होगा वही आपकी रैंक को निर्धारित करेगा। और बेहतर होगा कि कॉपी पर आपकी कॉपी के माध्यम से बेहतर रैंक तभी निर्धारित हो पाएगी जब आप उसके लिए लगातार आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और किस प्रकार से आंसर राइटिंग में सुधार किया जाए, आंसर राइटिंग में किस प्रकार से इनोवेटिव आइडियाज को शामिल किया जाए, चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, डेटा का यूज किया जाए, रिपोर्ट को यूज किया जाए, यहाँ पर डिपेंड करता है। जितना बेहतर तरीके से आप यूज करेंगे अंक भी आपके उतने ही बेहतर होंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र ही मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।